तो आज हम सत्ता की साझेदारी को कवर करने वाले हैं, तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो को प्लीज़ ज़रूर जाके देखना और बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखना है, चैनल में बने रहना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना देरी के सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग को कवर करते हैं, यानी उसके इम्पोर्टेंट नोट्स को हम कवर करते हैं। चलिए बिना देरी के, तो सबसे पहले हमने चैप्टर में सबसे पहला शब्द जो देखा था वो था सत्ता की साझेदारी। अब सत्ता की साझेदारी को हमने समझा भी था, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी होती क्या है? सत्ता को हम, यानी इसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इन इंग्लिश सत्ता को हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। इसे हम पावर शब्द से जानते हैं। अब सत्ता और शक्ति दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी दोनों को हम पावर ही कहते हैं। ठीक है, और साझेदारी का मतलब मिलजुल के काम करना, और एक तरह का अगर मिलजुल के काम करना होगा तो बांटना होगा, काम को बांटना होगा ना, तभी ना हम काम कर पाएंगे मिलजुल के। तो इस चैप्टर में हम सत्ता या शक्ति के बंटवारे के बारे में ही हम बात करेंगे। तो ये टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या। अब चैप्टर के अनुसार हमने जो पढ़ा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब हमने बताया है, तो पहले उस वीडियो को कवर करना फिर इस वीडियो में आना, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं समझोगे, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत 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 सारे टॉपिक्स के बारे में बताया है। तो चलिए एक बार फिर से बताते हैं। लोकतांत्रिक का मतलब सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोकतंत्र को समझते हैं, ठीक है, जो इसी से बना है, यानी कि लोकतंत्र से ही लोकतांत्रिक शब्द बना है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र को समझते हैं। तो लोकतंत्र को हम कहते हैं अंग्रेजी में डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है? अब ऐसा देश जहाँ जहाँ जनता को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जनता के द्वारा ही सरकार का चुनाव हो। ठीक है, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक देश या लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर अपनाई गई है। तो लोकतांत्रिक यानी कि जहाँ पर लोकतंत्र हो, ठीक है, लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, जनता को प्रायोरिटी दी जाए, जनता को प्राथमिकता, उनको अधिकार दिया जाए, साथ ही साथ वहाँ पर सत्ता यानी कि पावर का जो चुनाव है, जो सरकार बनेगी उसका जो चुनाव होगा वो जनता के द्वारा होगा। ठीक है, तो उसी व्यवस्था को, यानी कि जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया जाता है उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, और इंडिया में इसी व्यवस्था को अपनाया जाता है। ठीक है, और जो सारी शक्ति होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, क्या होता है? जो सारी शक्ति होती है वो किसी एक अंग यानी एक भाग के पास नहीं रहती है, वो क्या होती है? बांट दी जाती है। यानी कि सबसे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी होती ही है। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लेना है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था आएगा तो सत्ता की साझेदारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर। अब हम लोग पावर को समझते हैं। तो यानी अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का बात किया ही गया है, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है, यानी कि पावर का जो बंटवारा होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में 3 भागों में होता है। पहला होता है विधायिका। ठीक है, अब विधायिका क्या करती है? विधायिका करती है कानून बनाना, यानी इसका काम है कानून बनाने का। जो कानून बनाने का काम करती है वो विधायिका करती है, सरल भाषा में। यानी कि अगर हमें शॉर्टकट में समझना है कि विधायिका क्या करती है, उसका काम क्या है, तो कानून बनाना सबसे पहले। ठीक है, और बहुत सारे काम है। अगर इन टॉपिक्स के बारे में भी आपको वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चलिए नेक्स्ट भाग क्या है पावर का, यानी दूसरा अंग क्या है? तो दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका का काम होता है, अब देखो शब्द से ही हमें इसका अर्थ समझ में आता है। कार्यपालिका, कार्य करना। अब कौन सा कार्य करेगी? जो विधायिका देगी, यानी विधायिका जो कानून बनाएगी उसको पारित यानी कि लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। अब थर्ड जो भाग है यानी तीसरा अंग, ठीक है, सत्ता की साझेदारी में तीसरा जो अंग होता है वो न्यायपालिका को दिया जाता है। तीसरा जो होता है वो न्यायपालिका होती है।
न्यायपालिका क्या करती है, अब जो कानून नहीं मानेगा तो उसे पनिशमेंट देना पड़ेगा। अब पनिशमेंट देने का काम होता है न्यायपालिका का, यानी न्याय देने का काम। ये सारी चीज़ें हमने शॉर्टकट में बताई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सत्ता, यानी कि सत्ता को हम क्या कहते हैं, पावर। पावर को 3 भाग में विभाजित किया गया है। कहाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और सही और शांति से इस व्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भाग है, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम चैप्टर में क्या पढ़ा था, सबसे पहला टॉपिक तो हमने सत्ता की साझेदारी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर सेकेंड टॉपिक आया था कि हम उस चैप्टर में 2 देशों के बारे में बात किए थे, यानी कि 2 देशों के बीच कंपैरिजन हुआ था, तुलना हुई थी और सत्ता की साझेदारी को समझाया गया था। तो सबसे पहला देश कौन सा था, श्रीलंका था। क्या था, श्रीलंका था। अब यहाँ पर बेल्जियम दूसरा देश है। बेल्जियम में यहाँ पर जी होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो पहला देश है श्रीलंका, दूसरा है बेल्जियम। अब दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ कौन कौन सी व्यवस्था हुई थी। तो चलिए जानते हैं। बेल्जियम, सबसे पहले है बेल्जियम के बारे में जानते हैं। तो बेल्जियम जो यूरोप का एक छोटा सा देश है, हमने पढ़ा था। अगर हम भारत से इसकी तुलना करें, कंपेयर करें इंडिया से, तो वो हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। बेल्जियम की सीमा, या फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से भी आ सकता है कि बेल्जियम की सीमा रेखा में कौन कौन से देश है, या फिर उसके पड़ोसी देश कौन से हैं, ठीक है। इस टाइप में घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। तो यही आंसर होगा, एक फ्रांस, एक नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्सबर्ग, ठीक है। एक फ्रांस है, एक नीदरलैंड है, जर्मनी है और लक्सबर्ग है। ये क्या है, सीमा रेखा से लगे देश है, या फिर इसे हम पड़ोसी देश भी कह सकते हैं बेल्जियम के। पॉपुलेशन की बात करें बेल्जियम में 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक, हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी, यानी कि हरियाणा से कंपेयर करें तो उसका आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि पॉपुलेशन क्या है और बेल्जियम कहाँ है, ठीक है। अब हम जातीय बनावट की बात करेंगे। यह एक जातीय बनावट यहाँ की जो यहाँ की यहाँ पर यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर यहाँ होगा। यहाँ की जो जातीय बनावट होती है वो जो बनावट बहुत जटिल है। वो है, अगर हम बात करें टोटल पॉपुलेशन, जितनी जनसंख्या है उसमें 59% जो है वो फ्लैमिश में रहता है। फ्लैमिश एक क्षेत्र का नाम है जहाँ पर 59% जनता निवास करती है बेल्जियम की, और जो भाषा बोलती है उसे कहते हैं डच, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, ठीक है, मराठी, गुजराती, जो भाषा है सबके अलग अलग है, ठीक है। उसी तरह फ्लैमिश में जो लोग रहते थे वो डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी अलग अलग भाषा है और उसके अलग अलग मतलब अलग अलग प्रतिशत लोग उनका उपयोग करते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश नहीं, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 40%, अगर इंडियन बात करें तो इंडिया में 40% ही केवल जो है वो हिंदी भाषा बोलती है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है जिससे भारत की कोई राजभाषा नहीं है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, यानी कि भारत से बेल्जियम में आते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर डच भाषा बोला जाता है, कहाँ, फ्लैमिश इलाके में। अब हम जानते हैं कि आगे इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो 40% वैलोनिया में रहता है। वैलोनिया भी फ्लैमिश की तरह एक क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ गुजरात है, ठीक है, महाराष्ट्र है, उसी तरह वहाँ वैलोनिया में फ्लेमिश है, ठीक है। तो वहाँ 40% जो जनसंख्या है, यानी वहाँ 40% वैलोनिया में रहता है जो लोग, वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं और बाकी डच, और 1% है जर्मन भाषा बोलते हैं। अब कैपिटल ऑफ बेल्जियम, कैपिटल ऑफ बेल्जियम क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ब्रुसेल्स को अगर हम बात करें उसकी पॉपुलेशन की, तो यहाँ हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि जो ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल ऑफ बेल्जियम है। अब इसका पॉपुलेशन अगर बात करें तो 18% फ्रेंच बोलता है, 20% डच बोलता है। लैंग्वेज यहाँ पर बात किया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच भाषी समूह के बीच तनाव हुआ। अब क्यों तनाव हुआ था, तनाव इसलिए हुआ क्योंकि जो
कम जनसंख्या वाले लोग हैं, यानी कि फ्रेंच भाषी लोग हैं, वो बेल्जियम की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर बेल्जियम की बात हो रही है, वो ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। अब इसी कारण वहाँ पर बहुत सारे मनमुटाव, टकराव और तनाव भी हुए। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हमने बता दिया है कि फ्रेंच भाषी लोग डच भाषी की तुलना में अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे। डच भाषी जनसंख्या में अधिक थे, परंतु वो शक्तिशाली और समृद्ध नहीं थे। अब हम श्रीलंका में आते हैं, यानी बेल्जियम का टॉपिक, यानी कि उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी हमने कवर की, आगे भी करेंगे, पर अब श्रीलंका के बारे में भी कुछ जान परिचय कर लेते हैं, ठीक है। अब श्रीलंका क्या है? एक द्वीपदेश है। क्या है? एक द्वीपदेश, जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी में स्थित है। अब श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो 2 करोड़, यानी कि हरियाणा के बराबर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उसकी जातीय बनावट। जिस तरह हमने बेल्जियम की जातीय बनावट की बात की, अब यहाँ पर सबसे जो प्रमुख आता है वो है सिंहली, ठीक है। हमने चैप्टर में सिंहली के बारे में पढ़ा था, जिसका 74% जनसंख्या थी, ठीक है, श्रीलंका में। अब वहाँ पर एक सिंहली भाषी लोग थे, जिस तरह वहाँ पर डच और फ्रेंच भाषी लोग थे बेल्जियम में, उसी तरह श्रीलंका में सिंहली और कौन सी भाषा थी उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे, पर बता ही देते हैं। एक सिंहली था, एक तमिल था। अब तमिल में भी 2 भाग थे, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आता है, यानी तमिल भाषी लोग। उसमें 2 टाइप के तमिल है। एक है श्रीलंकाई तमिल, यानी जिसका मूल श्रीलंका है, जिनका जन्म श्रीलंका से यानी श्रीलंका में हुआ है, यानी उनका मूल निवासी श्रीलंका है, ठीक है। और हिंदुस्तानी तमिल, हम क्या कहेंगे हिंदुस्तानी तमिल के बारे में, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सब आराम से हम कवर करेंगे, कोई बात नहीं, सब बताया जाएगा यहाँ पे, सब टॉपिक्स के बारे में बात होगी। तो सिंहली का पॉपुलेशन क्या है, जो हमने पहले बता दिया, 74। तमिल भाषी 18, इसमें भी 2 भाग है। कितने भाग किया गया है? 2 भाग। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। एक क्या है श्रीलंकाई तमिल, जो हमने कवर कर लिया, जिनका परसेंट 13%। अब आता है हिंदुस्तानी तमिल, जो है 5%। क्योंकि हिंदुस्तानी तमिल क्या होता है, अब हिंदुस्तानी तमिल से हमें एक बात तो क्लियर है कि हिंदुस्तान के तमिल है। हिंदुस्तानी तमिल, हिंदुस्तान के तमिल नहीं, हिंदुस्तानी लोग हो गए, ठीक है। जो औपनिवेशिक शासनकाल, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज औपनिवेशिक? तो औपनिवेशिक का मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश पे शासन करता है, उस पर नियंत्रण करता है, तो उस समय उस काल को हम औपनिवेशिक शासन काल कहते हैं, ठीक है। और भारत, भारत से, यहाँ पर एक मिस्टेक है, भारत से बागानों में काम करने के लिए ले जाए गए थे, ठीक है। जो औपनिवेशिक शासन काल में भारत से, यहाँ पर एक मिस्टेक है क्योंकि डबल प्रिंट हो गया है, तो इसे इग्नोर करना है। जो औपनिवेशिक शासन काल में भारत से बागानों में काम करने के लिए, यानी श्रीलंका के बागानों में काम करने के लिए लाए गए थे, उससे हम हिंदुस्तानी तमिल कहते हैं। यानी पहले के टाइम में अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उस टाइम दास प्रथा चलता था। उसमें क्या होता था, हिंदुस्तान के लोगों को दास के रूप में अलग अलग देशों में भेजा जाता था बागानों में काम करने के लिए, ठीक है। ये कौन करता था? ये ब्रिटिश सरकार करती थी, और कौन करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। अधिकतर सिंहली भाषी जो लोग थे, यानी 74% जो लोग थे, वो बौद्ध धर्म मानते थे। श्रीलंका की पॉपुलेशन में ईसाई लोगों का भी हिस्सा था, जो 7% था। अब आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन काल जो हमने बता दिया, जब कोई देश, यानी शक्तिशाली देश, या यहाँ पर जब कोई शक्तिशाली देश किसी देश पर शासन करता है। अब देखो यहाँ पर भी एक डबल प्रिंट हुआ है। जब कोई शक्तिशाली देश, यहाँ पर डबल प्रिंट ये हुआ है, किसी देश पर शासन या नियंत्रण करता है, तो उसे हम उस समय उसे औपनिवेशिक शासनकाल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक डबल प्रिंट देश हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में भारत में क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन, वो क्या था, भारत के लिए एक औपनिवेशिक काल था, औपनिवेशिक शासन काल था, क्योंकि ब्रिटिश का शासन था। ब्रिटिश क्या,
हमारे देश पे शासन कर रही थी और हमें नियंत्रण कर रही थी, यानी कि जितने भी डिसीजन थे वो ब्रिटिश सरकार ले रही थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल चला है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब हमने चैप्टर में एक नया वर्ड भी पढ़ा था, वो था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है? बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुसंख्या, यानी कि बहुत सारी संख्या जिसकी हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो उसका शासन चलेगा, बहुसंख्यकवाद। अब श्रीलंका में हमने ये पढ़ा था। अब इसे कवर करते हैं सन 1948 में। कब? 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 1948 में। ये सारी चीज़ें चैप्टर में बताई गई है। सिंहली समुदाय जो 74% जनसंख्या थी, वो बहुसंख्या के बल पर शासन जमाना चाहा उन्होंने। 1956 में एक कानून बना जिसमें उन्होंने क्या, तमिलों को, जो तमिल लोग थे 18%, उन्हें दरकिनार कर दिया, यानी कि उनकी अवहेलना करने लगे, उनका कोई वैल्यू ही नहीं था उस टाइम। ये दरकिनार का मतलब क्या होता है? अलग करना। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब सिंहली जो था वो, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, एक डिसीज़न लिया कि हम ही शासन करेंगे क्योंकि हम सबसे ज़्यादा मात्रा में हैं, यानी जनसंख्या हमारी ज़्यादा है तो हम शासन करेंगे और हमारी जो भाषा होगी वो राज्य भाषा होगी। पर अगर हम एग्जांपल ले इंडिया की, तो इंडिया में अभी तक कोई भी भाषा को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको डॉक्यूमेंट्री यूज़ किया जाता है, यानी कि कागजी कामकाज में यूज़ किया जाता है, पर संवैधानिक रूप में किसी खास को, मतलब किसी को कोई खास दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया, उनका परिणाम क्या हुआ, वो हमने चैप्टर में पढ़ा था, पर एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। और ये जो चैप्टर का नोट्स वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सारे टॉपिक्स को हमने बताया है। ठीक है, सारे टॉपिक्स जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो इसे ज़रूर देखना। और एग्ज़ाम से बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं इससे। विश्वविद्यालय और नौकरी में सिंहली को प्राथमिकता दी गई, यानी कि प्रायोरिटी दी गई। एक नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण करेगी और बढ़ावा देगी, क्योंकि जो सिंहली वासी थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम, इलम का मतलब होता है, इलम का मतलब यहाँ पर हमने बताना है कि इलम यानी कि सरकार। ठीक है, इसको तमिल में इलम कहा जाता है, सरकार को। इलम यानी कि सरकार बनाने की मांग, और अनेक राजनीतिक संगठन भी बनाए गए, यानी कि 1980 के दशक में, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, उत्तर पूर्वी श्रीलंका में जहां तमिल निवास करते थे, में स्वतंत्र जो तमिल इलम यानी कि सरकार बनाने की मांग की गई और अनेक राजनीतिक संगठन बनाए गए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत से टकराव हुए और यह टकराव गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब गृह युद्ध एक वर्ड था जो हमने वहां पर पढ़ा था, यानी कि चैप्टर में पढ़ा था। गृह युद्ध जब किसी देश, यानी कि देश के अंदर की बात हो रही है, मतलब दूसरे देश से युद्ध नहीं हो रहा है, देश के अंदर ही युद्ध हो रहा है, यानी कि मनमुटाव, हिंसक लड़ाई, टकराव, उसी को कहते हैं। ठीक है, सरकार में पार्टियों के बीच जो होता है लड़ाई, उसे हम गृह युद्ध कह सकते हैं। गृह युद्ध जब किसी देश की सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई या टकराव जो युद्ध सा लगे, यानी कि ऐसा टकराव जैसे सरकार में क्या होता है, अक्सर होता रहता है पार्टियों के बीच मनमुटाव, टकराव, हिंसक लड़ाई, तनाव। ठीक है, तो वही चीज़ों को हम गृह युद्ध कहते हैं, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। अब यहाँ पर उसे कहा गया है, ठीक है, उससे नहीं, यहाँ पर उसे होगा, उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। तो गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब कोई देश, यानी देश में जो सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई या टकराव जो युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है।
2009 में श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हो गया। अब बेल्जियम की समझदारी। अब देखो, बेल्जियम की समझदारी करना भी ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने परिणाम देख लिया बहुसंख्यकवाद का। अब जब सामने एग्जाम्पल है तो कोई क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? ठीक है, इन्होंने कुल्हाड़ी नहीं मारा क्योंकि इन्होंने देख लिया श्रीलंका का हाल क्या हुआ। क्योंकि दोनों के बीच क्या हुआ, दोनों जो श्रीलंकाई जो तमिल और जो सिंहली भाषी थे उनके बीच टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद क्या हुआ, एक तरह का गृह युद्ध होने लगा। देश टूटने का संभावना बढ़ जाता है। अब ऐसे अगर श्रीलंका टूट जाता तो दो भाग होते, एक होता क्या, सिंहली भाषी, एक तमिल भाषी। अब तमिल भाषी भी लड़ाई करते तो तमिल के भी दो भाग हो जाते, हिंदुस्तानी और श्रीलंकाई तमिल। तो ऐसे में खुद वो 2 करोड़ की जनसंख्या वाला देश अगर टुकड़ों में बढ़ जाता तो छोटे छोटे देश बन जाते। ठीक है, तो बेल्जियम ने ये सब देखा नहीं भाई। उन्होंने क्या सोचा, नहीं भाई अब तो हमें कुछ समझदारी करनी होगी क्योंकि हम तो देश नहीं तोड़ सकते, और सामने जब एग्जाम्पल है तो हम क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी या कुल्हाड़ी में पैर मारे। ठीक है, तो उन्होंने बहुसंख्यकवाद को नहीं अपनाया। उन्होंने बहुत अच्छा एक समझदारी का काम किया कि उन्होंने, बेल्जियम ने बहुसंख्यकवाद को ना अपनाने का फैसला किया। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उन लोगों के लिए। ठीक है, वरना ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता, मतलब इनके बीच भी गृह युद्ध होने लगता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल्जियम की समझदारी क्या थी? अब उन्होंने ऐसा फैसला तो किया कि हम बहुसंख्यकवाद को नहीं अपनाएंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सभी का सम्मान हो और सभी शांति से चले। अब देश में अशांति होगी तो युद्ध तो होगा ही, युद्ध होगा तो एक तरह का देश का टूटने का भी संभावना बढ़ जाएगा। तो उन्होंने समझदारी क्या की, देखो हमें श्रीलंका के जैसा बहुसंख्यकवाद नहीं अपनाना है, हमें कुछ ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे सही तरीके से देश चले। तो उन्होंने क्या अपनाया, उन्होंने सभी को सम्मान माना, यानी क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार। विविधता का मतलब होता है अंतर। 1970 से 93 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए गए थे। अब संविधान संशोधन क्या हुआ था, अब ये जानते हैं। यानी चैप्टर में हमें संविधान संशोधन के बारे में क्या क्या बताया गया था, बेल्जियम में क्या हुआ था, कौन कौन से संविधान में संशोधन किया गया। केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषियों की संख्या समान होगी। एज एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर अगर हम डच भाषी की बात करें, उनकी संख्या 22 है, सदस्यता की बात की जा रही है केंद्र सरकार में, तो इक्वल बात करेंगे तो यहाँ पर भी 22 होगी, यानी कि फ्रेंच भाषी सदस्यता भी 22 ही होगी। यानी इक्वलिटी यहाँ पर होगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी का समान अधिकार दिए जाएंगे और सदस्यता की संख्या भी समान होगी। अब केंद्र सरकार अनेक शक्ति देश के 2 इलाकों की क्षेत्र सरकारों को सुपुर्द कर दी गई। सुपुर्द का मतलब होता है, यहाँ पर एक नया शब्द है सुपुर्द, यानी कि सौंपना, हैंड ओवर करना। क्या होता है, सौंपना, यानी कि हैंड ओवर करना। ठीक है, मीन्स राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं होगी। और इन 2 सरकार के अलावा एक और स्तर की सरकार हमने पढ़ी थी चैप्टर में, तो वो थी सामुदायिक सरकार। अब इसके बारे में बात करते हैं। सामुदायिक सरकार होता क्या है? सामुदायिक यानी कि इसका चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रेंच भाषी लोगों के लिए अलग सरकार होगी, यानी सामुदायिक सरकार। डच भाषी लोगों के लिए अलग होगी। और ये जो लोग कहीं पर भी हो गए, किसी भी कोने में हो गए, बेल्जियम के किसी भी गुफा में छुपे क्यों ना हो, इन्हें इस सरकार का जो व्यवस्था है उसका पालन करना होगा। और डच या फ्रेंच भाषी लोग चाहे जहाँ भी हो वह इस सरकार को चुनते हैं, यानी कि भागीदारी लेना होगा चुनाव में। सामुदायिक सरकार का मुख्य कार्य, अब उसके जो कार्य क्या है, उसके कार्य है संस्कृति संस्कृति शिक्षा, यानी कि कल्चर को बनाए रखना, शिक्षा क्षेत्र में भाषा जैसी मसलों पर फैसला लेना। यानी इन चीज़ों पर अगर कोई समस्या होती है तो इन चीज़ों पर फैसला सामुदायिक सरकार द्वारा होगा। इम्पॉर्टेंट नोट्स जो यहाँ पर है, वो डच या फ्रेंच भाषी लोगों के बीच जब टकराव हुआ था, ठीक है, हमने फर्स्ट में ही पढ़ा कि उन दोनों के बीच तनाव होने लगा था क्योंकि एक क्या था, एक जो समूह था वो शक्तिशाली और समृद्ध था, तो उन दोनों के बीच यानी दोनों समूह के बीच टकराव होने लगा। तो यूरोप के लोगों ने ये सब देखा, यानी यूरोप के सभी देशों ने
क्या किया, एक फैसला किया कि चलो हम मिलकर यूरोपियन कमेटी बनाते हैं। अब ये कमेटी क्या क्या काम करेगी, वो एक तरह का नियम कानून बनाएगी जिससे सही तरीके से देश चल सके, और अगर कोई भी राष्ट्रीय समस्या होगी तो उसका समाधान मिलकर करेगी। ठीक है, तो यूरोपियन संघ जिसे कहा जाता है। अब यूरोपियन संघ, ठीक है, सभी यूरोपियन देशों ने मिलकर एक फैसला किया कि हम एक यूरोपियन संघ बनाते हैं, यूरोपियन कमेटी बनाते हैं, और इसका जो मुख्यालय है यानी कि जो केंद्र होगा वो होगा ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की राजधानी थी। बेल्जियम में दो प्रकार के तर्क हमें देखने को मिले थे, यानी कि अगर हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो कुछ भी पढ़ा, तो उसमें हमने यह देखा कि दो प्रकार के तर्क देखने को वहाँ मिले, विचारधारा भी हम कह सकते हैं। तो एक था युक्ति परक, एक था नैतिक परक। युक्ति परक को हम कहते हैं ये लाभ कर परिणाम, यानी कि ये प्रॉफिट के बारे में देखता है, यानी ऐसा कौन सा काम करे जिससे हमारा प्रॉफिट हो, हमारा विकास हो। ठीक है, अब नैतिक का मतलब क्या होता है, नैतिक जो लोक कल्याण के बारे में सोचता होगा। ठीक है, तो सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को ये बताता है, और ये लोक कल्याण के बारे में, लोगों के अधिकार, उनकी आज़ादी, इनके बारे में बात करता है। अब है यूरोपियन देशों के पहले की विचारधारा क्या थी। यूरोपियन देशों में पहले की विचारधारा थी, जो शक्ति है, जो पावर होगी, जो सत्ता होगी, वो एक के हाथ में होगी, यानी कि जो देश में है केवल एक ही सरकार होगा, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो पावर है, पावर को पी से हम यहाँ पर सिंबलाइज कर रहे हैं, जो पावर है वो एक के हाथ में होगी। बट लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह दो भागों में बढ़ती है, पहला और दूसरा, यानी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दूसरा होता है राज्य सरकार। पर एक तीसरे स्तर की सरकार भी देखने को मिलती है, वो है स्थानीय सरकार, या फिर जैसे हमने बेल्जियम में पढ़ा, सामुदायिक सरकार। ठीक है, इसके विपरीत लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति, यहाँ एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर ये शक्ति नहीं होगा, यहाँ पर पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर इस शक्ति यानी कि पावर के बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर पावर, उस वाले शक्ति की बात की गई है। शक्ति का बंटवारा देश के लिए बहुत आवश्यक है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अब शक्ति यानी सत्ता, इंग्लिश में से पावर कहते हैं, उसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बारे में हमने बात कर लिया। और सरल शब्दों में अगर हम समझे तो विधायिका कानून बनाने का काम करती है, और कार्यपालिका कार्यपालिका कानून पारित करने का काम करती है, न्यायपालिका कानून ना मानने वाले को दंड देने का काम करती है, और न्याय देने का काम करती है। अब इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, यानी कि इस तरह सत्ता, इस पावर को बांटने को हम क्षैतिज वितरण भी कहते हैं, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के विभिन्न रूप या अंग एक ही स्तर में रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, नोट, यहाँ पर एक नोट है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, यानी न्यायपालिका की नियुक्ति वो कार्यपालिका के द्वारा होगा, परंतु जो न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा जो कानून बनता है उन पर अंकुश रखती है। ठीक है, भारत, अब हम बेल्जियम, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया। अब हम कंपेयर करते हैं हमारे देश भारत से, यानी भारत में सत्ता का बंटवारा किस तरह है। तो भारत में भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, पर हम अगर सरकार की बात करें तो हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब केंद्र सरकार क्या है, केंद्र सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और ये पूरे देश में एक सामान्य सरकार है, यानी इनके द्वारा जो कानून बनेगा वो पूरे देश में लागू होगा, यानी ये पूरे देश में शासन करेगी, और इसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर संघ सरकार भी कहते हैं। राज्य सरकार, इसे हम स्टेट गवर्नमेंट इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट को हम अलग अलग नामों से जानते हैं वो है, एक तरह पहला नाम प्रांतीय सरकार के रूप में, क्षेत्र सरकार के रूप में भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट, बहुत सारे देश में क्षेत्र सरकार यानी कि प्रांतीय सरकार नहीं होती है, वहाँ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही यानी कि केंद्र सरकार ही शासन करती है। ठीक है, वो लोकतंत्र है, वो देश लोकतंत्र है, परंतु वहाँ जो सरकार है वहाँ पर एक ही भाग है, वो है केंद्र सरकार। ठीक है, यानी केंद्र सरकार ही पूरा शासन संभालती है।
परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर भी, यानी कि वो देश लोकतंत्र है, यानी वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी जनता को, उनके अधिकार भी दिए जाएंगे, परंतु वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, केवल वही शासन करती है। पर अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पर सत्ता की साझेदारी इम्पॉर्टेंट है, और सत्ता की साझेदारी को, शक्ति के बंटवारे को, इससे लोकतंत्र, यानी इसे लोकतंत्र की आत्मा भी कहा गया है। यहाँ पर इसे होगा, ठीक है, इसे, तो इसे हम लोकतंत्र की आत्मा भी कहते हैं, किसे, सत्ता की साझेदारी या फिर शक्ति का बंटवारा, जिसे हम लोकतंत्र की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। हर राज्य में अलग अलग राज्य सरकार होती है। झारखंड में अलग होगी, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, बिहार में अलग होगी और गुजरात में अलग होगी, सब में अलग अलग है, सब राज्यों में। पर कुछ ऐसे भी राज्य है भारत में जो केंद्र द्वारा शासित होते हैं, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, ठीक है। अब उसकी संख्या कितनी है वो कमेंट में आप सभी को बताना है। स्थानीय सरकार क्यों बनाई जाती है, पहले ये जान लेते हैं। स्थानीय सरकार स्थानीय मामलों को सुलझाने का काम करती है, स्थानीय समस्याओं को, जैसे कि ये हिंसक लड़ाई, ठीक है, झगड़ा, वो सारी चीज़ों पे, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करती है। पर अगर हम बात करें तो इनका काम होता है जो स्थानीय मामलों पर, यानी कि जो समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे कि हिंसक लड़ाई, तनाव, ठीक है, उनके बारे में डिसीजन लेना। यह सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा चुनी जाती है, और इनका काम है क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करना। स्थानीय सरकार, जिससे हम एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, नगर पालिका और पंचायत, ठीक है। पंचायत गाँव में क्या होता है, उनका चुनाव होता है। नगर पालिका जो हम अक्सर सभी जगह पाए जाते हैं, नगर पालिका छोटे छोटे शहरों में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये एग्जाम में आ सकता है। उच्चतर और निम्नतर स्तर पर सरकार के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। अब हम इसे समझते हैं, जैसे कि जो पावर है, जिसे हम पी से सिंबलाइज कर रहे हैं। अब पहला जो होगा, वो सबसे पहला जो उच्चतर होगा, वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम सी से सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड आता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो ही होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट। स्थानीय सरकार भी होता है, परंतु इन दोनों को ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच क्या होता है, सत्ता का बंटवारा होता है। अब जो स्थानीय सरकार की बात होगी, ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, जो इन दोनों के बीच क्या होगा, पावर का बंटवारा होगा दो भागों में। केंद्र क्या करेगा, केंद्र तो पूरे राष्ट्र पे शासन करता है, परंतु यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार भी वहाँ कानून बनाएगी, जिसका पालन केवल उसी राज्य के लोग करेंगे, ठीक है। यानी झारखंड सरकार अगर कोई कानून बनाती है तो वो केवल झारखंड के लोग ही पालन करेंगे उसका, परंतु अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो हर राज्य उसका पालन करेगा, ठीक। अब हम जानते हैं, यानी जो सत्ता है वो मुख्यतः दो भागों में बांटी जाती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो हम सी और एस से सिंबलाइज कर रहे हैं, और पावर को, यानी सत्ता को, हम पी से सिंबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार को पावर देती है। अब बोलते हैं, अगर आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि स्थानीय सरकार क्या है, अगर तीन भाग है तो स्थानीय सरकार को पावर कौन देता है, तो स्थानीय सरकार को पावर स्टेट गवर्नमेंट देती है, यानी कि जो स्थानीय सरकार है, यानी थर्ड भाग सत्ता का, उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पावर दिया जाता है, ठीक है, समझिए। सरल भाषा में समझे तो सरकार की विभिन्न शक्तियों को विभिन्न स्तरों में विभाजित करना, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आया था, वो था दबाव समूह। अब दबाव समूह के बारे में भी समझ लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। तो दबाव समूह क्या होता है, दबाव का मतलब क्या होता है, प्रेशर डालना, ठीक है। हमें पढ़ाई के लिए प्रेशर डाला जाता है, या फिर हम पढ़ने के लिए प्रेशर डालते हैं खुद को, ठीक है, या फिर कोई खेलने के लिए प्रेशर डालता है, कोई बोलता है चलो भाई थोड़ा खेल लेते हैं, यानी फ्रेंड्स। उसी तरह यहाँ पर सरकार को भी प्रेशर डाला जाता है, दबाव डाला जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं एक फैक्ट्री।
अब फैक्ट्री की बात इसीलिए की जा रही है, अब इसे समझते हैं जिससे इस टॉपिक को समझना आसान होगा। ये हो गया फैक्ट्री, ठीक है, एग्जाम्पल है, ये फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री के बहुत सारे मजदूर हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मजदूर हैं। वो क्या करते हैं, एक संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। अब उनको एग्जाम्पल लेते हैं, अपना जो वेतन बढ़ाना है, सैलरी बढ़ाना है, जिसको मजदूरी कहा जाता है। अब ये एक टॉपिक है जिसके बारे में वो क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और प्रेशर किसको डालेंगे, बॉस को, फैक्ट्री के बॉस को, ठीक है। अब बॉस को हम बी से सिंपलाइज कर रहे हैं, फैक्ट्री को एफ से, ठीक। तो दबाव समूह क्या काम करती है, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर दबाव समूह का काम कर रही है। यानी कि इनका टॉपिक क्या है, वेतन को बढ़ाना है, मजदूरी बढ़ाना है। अब ये टॉपिक लेके वो गई, यानी फैक्ट्री में आंदोलन किया, भूख हड़ताल, ये सारे जो वर्ड हम सुनते हैं, भूख हड़ताल, आंदोलन होना, ठीक है। मजदूर संगठन बनाए जाते हैं और आंदोलन होता है। तो उनके द्वारा क्या होता है, किसी टॉपिक में प्रेशर दिया जाता है, किसको, गवर्नमेंट को। अब यहाँ पर दिया जा रहा है बॉस को, यानी वहाँ के मालिक को। वो क्या करेगी, लास्ट में उससे उसको मानना पड़ेगा, यानी कि उनकी मांग को मानना होगा और वेतन में वृद्धि करनी होगी। उसी तरह सरकार में भी दबाव समूह होते हैं। जब हमें या फिर किसी जनता, यानी जनता को, जब कोई भी नियम कानून या फिर किसी भी टॉपिक में लगता है कुछ गलत है, या फिर हमारे हित के लिए नहीं है, या फिर यहाँ पर हमारा मतलब अवहेलना हो रहा है, या फिर उन्हें कुछ लगे, गलत लगे, अगर उन्हें कुछ बदलना है या फिर सरकार से कुछ मांग करनी है और सरकार को कुछ मनवाना है, तो वो अक्सर दबाव समूह बनाकर आंदोलन करते हैं। और क्या करते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। और क्या होता है, एक तरह का वो दबाव डालते हैं गवर्नमेंट को कि देखो हम लोग का बात मानना होगा। भूख हड़ताल, तोड़ फोड़, हिंसक लड़ाई, ये सब एग्जाम्पल है दबाव समूह के, ठीक है। अब हम यहाँ पर समझते हैं क्लियर, किसी विशेष हित को बढ़ावा देना, यानी किसी टॉपिक को लेकर वो क्या बढ़ावा देते हैं कि हमें ये चाहिए। अगर कुछ गलत भी होगा, यानी अगर कुछ नियम जो उन्हें गलत लग रहा है, नियम कानून, तो उसको बदलने के लिए भी वो प्रेशराइज करेगी सरकार को, ठीक है। अब वो जनता क्या करती है, संगठन बनाती है। जैसे हमने यहाँ पर मजदूर संगठन के बारे में एग्जांपल लिया, तो जनता क्या करती है, एक संगठन बनाती है, बहुत सारे लोग मिलके। अब वो धीरे धीरे आंदोलन करते हैं, जैसे फैक्ट्री में हमने देखा। अब वो क्या करेगी, वो टॉपिक को क्या करेगी, दबाव डालेगी, तोड़ फोड़ करेगी, हिंसक लड़ाई करेगी। अब उसको शांत करने के लिए, यानी उस माहौल को शांत करने के लिए कुछ कुछ बदलाव करने होंगे सरकार को। एक तरह का उन्हें मानना होगा, अगर वो हित में हो, यानी सही हो तभी, वरना कुछ चेंजेस लाने होंगे जिससे वो दबाव समूह शांत हो सके। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ये है कि किसी विशेष हित को बढ़ावा देना और सरकार या अन्य निर्णय, यानी जो निर्णय लेने, यानी जैसे यहाँ पर एग्जांपल हमने फैक्ट्री के बॉस की बात की, ठीक है, अलग संगठन है। सरकार या अन्य निर्णय लेने वाले समूह पर दबाव डालना, प्रेशर डालना, ठीक है। अब यहाँ होता है वीडियो ख़त्म। चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे हमने यहाँ कवर कर दिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो प्लीज़ बताना, और पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखना, यानी कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर देखना। ये टॉपिक यानी कि नोट्स वीडियो भी ज़रूर देखना है। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दबाव समूह के बारे में हम आप आगे जाके और बहुत सारे क्लासेस में या फिर आगे जाके आप ये वर्ड ज़रूर सुनोगे, दबाव समूह के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर अब तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताना। चैप्टर को पूरा देखना, यानी चैप्टर एक्सप्लेनेशन को भी देखना, नोट्स वीडियो को पूरा देखना है, बिना स्किप करे देखना है। और चैनल में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे।